मैंने आंखें खोलकर हैरत से इधर उधर देखा। मैं एक पुरतकल्लुफ डबल बेड पर दराज था और मेरे बराबर में निकिता मौजूद थी और तहजीब के ही मेकअप में थी। मगर ये वो ख्वाबगाह तो नहीं थी, ये तो कोई और जगह थी। ये किसी होटल का कमरा मालूम होता था और जैसे ही मैंने दूसरी तरफ सर घुमाया मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बेड साइड टेबल पर रखे हुए ग्लास पर होटल का नाम कंदा था, जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। ये तो गोइटे हिल के एक होटल का नाम था। मैंने बड़ी तेजी से बेड छोड़ दिया और जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी ले डाली। अलमारी में मेरे और तहजीब के मलबूसात थे और ब्रीफकेस भी था, जिसके अंदर मेरे और तहजीब के पासपोर्ट भी मौजूद थे। ये वही पासपोर्ट थे जिस पर हम 6 माह कबल गोइटे हिल आए थे। मैंने पासपोर्ट खोलकर देखे तो मालूम हुआ कि हम जिस रोज गोइटे हिल आए थे उसी रोज की फ्लाइट से इराक वापस चले गए थे और उसके बाद अब गोइटे हिल आए थे। पासपोर्ट पर लगी हुई इमिग्रेशन की मोहरें भी यही जाहिर कर रही थी। मैंने अलमारी बंद की और वापस आकर बेड पर बैठ गया। मैं तो उस जजीरे पर था और निकिता के साथ था। ब्रीफकेस वहीं मेरे हवाले कर दिया गया था। मैंने दोपहर का खाना निकिता के साथ खाया था और उसके बाद चूंकि कोई काम नहीं था इसलिए जरा देर को लेटा था और उसके बाद मेरी आंख यहाँ खुली थी। मैंने घड़ी देखी, पर्दे हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सुबह का वक्त था, यानी दोपहर से अब तक सोता रहा था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि आखिर हमें आलम बेहोशी में यहाँ मुंतकिल किस तरह किया गया था। और फिर पासपोर्ट पर लगी हुई इमिग्रेशन की मोहरें। निकिता ने कसमसा कर करवट ली और फिर आंखें खोल दी। उसने कहा, सुबह बखैर अली। गोया उसे मालूम था कि यह सुबह का वक्त है। वो चादर हटाकर उठ बैठी और मुझे उसकी तरफ से निगाहें हटानी पड़ी। उसने शबखाबी का महीन लिबादा ओढ़ रखा था। मैंने हाथ उठाकर कहा, बाथरूम उस तरफ है, पहले ढंग का लिबास पहन कर आओ, फिर कोई और बात होगी। निकिता ने इठलाकर कहा, क्यों, क्या इसमें बुरी लग रही हूँ? मैं उसे खुशमगी नजरों से घूरने लगा। बोला, मैंने तुमसे कहा था कि जब मुझे कोई मुहिम दरपेश होती है तो मैं किसी नेमत की कदर नहीं कर सकता। निकिता ने मेरी बात का बिल्कुल बुरा न माना और खामोशी से उठी और अलमारी से एक जोड़ा निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैंने फोन का रिसीवर उठाकर रूम सर्विस को नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। 5 मिनट के अंदर अंदर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर मैं हैरान रह गया। ऑर्डर की तकमील होने में कम से कम 15 मिनट तो लगने चाहिए थे। आखिर ये लोग कितनी तेज सर्विस करते हैं। मैंने ऊंची आवाज में कहा, कम इन। दरवाजा खुला और नीले सूट में मलबूस एक सुर्ख सफेद वजी शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने मौतबाना अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अली, मैं डेविड रेयान हूँ, इस होटल का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। मैंने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी। कहा, क्या यहाँ का पूरा अमला एगलर से ताल्लुक रखता है? वो बोला, ये होटल दरअसल मोशे हावर्ड की ही मिल्कियत है और यहाँ के बेशतर अमले का ताल्लुक भी एगलर से ही है। इससे हमें ये सहूलत है कि हम किसी की नज़र में आए बगैर अपना काम कर सकते हैं। मैंने कहा, मैं समझ गया। ये बताओ कि एगलर की गोइटे हिल ब्रांच का इंचार्ज कौन है? डेविड रेयान ने इनकिसारी से कहा, यही खाकसार इंचार्ज है और मुझे आपके हर हुक्म की तामील करने का हुक्म मिला है। मैंने कहा, ठीक है, मैं जरा हालात का जायजा ले लूं, फिर अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें जहमत दूंगा। डेविड ने कहा, परसों आने वाले तूफान ने गोइटे हिल की साहिली इलाकों में बड़ी तबाही मचाई है। जनरल टेरिस की मसरूफियात बढ़ गई हैं। वो बजाते खुद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा है। यहाँ के बाज़ हलकों में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन है वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस मौखर कर दी जाए। मैंने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बोला, मेरा ख्याल है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में किसी ताखीर का इम्कान नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक इस सिलसिले में कोई ना कोई बात सामने आ चुकी होती। मैंने सर हिलाकर कहा, तुम्हारा तज्जिया दुरुस्त मालूम होता है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए मकाम का तयन तो किया जा चुका होगा। वो बोला, जी हाँ, कॉन्फ्रेंस नेशनल असेंबली हॉल में मुनक्किद होगी और इसके लिए इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दामात किए गए हैं। मैंने कहा, अब तुम जा सकते हो मिस्टर डेविड, नाश्ते के बाद मैं तुम्हें फिर जहमत दूंगा। डेविड चला गया और उसके जाने के बाद निकिता भी तैयार होकर बाथरूम से निकल आई। उसने बाल झटकते हुए पूछा, किससे बातें कर रहे थे अली? मैंने कहा, कोई डेविड रेयान था, गोइटे हिल में एगलर का इंचार्ज। वो बोली, मैं उससे वाकिफ हूँ, वो बहुत ज़हीन आदमी है। मैंने कहा, मेरे सामने उसकी तारीफ मत करो वरना मैं उससे रकाबत महसूस करने लगूंगा। निकिता ने हंसकर कहा, किसी की तारीफ करने का ये मकसद तो नहीं होता। मैं संजीदा हो गया। मैंने कहा, मकसद का फर्क दरअसल तर्ज माशरत का ही होता है। तुम आज़ाद माशरे से ताल्लुक रखती हो और मैं तीसरी दुनिया का आदमी हूँ। मैं तो अपने अंदाज में ही सोचूंगा। वो बोली, तुम्हारी दिल आज़ारी हुई अली, आइंदा मैं एहतियात बरतूंगी। मैंने कहा, दिल आज़ारी का सबब तुम्हारा तबसरा नहीं है बल्कि वो बुनियादी फ़र्क है जो हमारे नज़रियात के दरमियान है। तुम लोग जिसे मोहब्बत कहते हो हमारे यहाँ हवस कहलाती है। निकिता ने बोर होकर कहा, तुम भी सुबह सुबह क्या बातें ले बैठे? पहले नाश्ता वगैरह तो कर लें, इन बातों के लिए वक्त की कमी नहीं है। नाश्ते के बाद मैंने डेविड रेयान को बुलवा लिया।
मैंने लाइटर से एक सिगरेट जलाकर कहा, हाँ मिस्टर डेविड, अब बताओ कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। डेविड ने कहा, वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में 5 रोज बाकी रह गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 16 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से एक रोज कबल तमाम ममालिक के वज़राए खारजा यहाँ पहुँच जाएंगे। जनरल टेरिस उन्हें फौजी एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करेंगे, जहाँ से उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस ले जाया जाएगा और उसे अगले रोज वो नेशनल असेंबली हॉल में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 2 रोज जारी रहेगी और उसमें इसराइल के खिलाफ किसी ऐसे इकदाम पर गौर किया जाएगा जिसके जरिए उसे कमजोर किया जा सके। मैंने कहा, गोइटे हिल में एगलर का अमल दखल बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद तुम लोग इस सिलसिले में बेबस हो गए, इसकी क्या वजह है? वो बोला, इसकी बुनियादी वजह यह है मिस्टर अली के हिफाजती इंतजामात फौज के सुपुर्द हैं और फौज में हमारा जरा भी अमल दखल नहीं। मैंने तशवीश से कहा, ये चीज तो वाकई मसला बनेगी, मैं यहाँ से जाकर जायजा लेता हूँ। मुमकिन है कोई सूरत निकल आए, मुमकिन है कोई सूरत न निकले। यह भी मुमकिन है कि मुझे इस मिशन की तकमील के लिए कुछ खास चीजों की मदद की जरूरत पड़ जाए। जाहिर है मुझे जिस चीज की मदद की भी जरूरत पड़ी तुम मुहैया कर दोगे, लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि मुझे अफरादी कुव्वत की जरूरत पड़ जाए। डेविड ने तेजी से कहा, हमारे पास उसकी भी कोई कमी नहीं है। इस वक्त गोइटे हिल में 250 के करीब अफराद हैं जो एक इशारे पर हर किस्म की मदद के लिए हाजिर होंगे। मैंने कहा, मुझे तो किसी मखसूस किस्म के फर्द या अफराद की जरूरत होगी। ये तयन कैसे होगा कि मेरे मतलूबा अफराद कौन कौन से हैं? डेविड ने कहा, ये क्या मसला है, आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या सलाहियतें मतलूब हैं, मैं खुद मतलूबा सलाहियतों के हामिल अफराद का इंतखाब करूंगा। मैंने मुतासिफाना अंदाज में नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं मिस्टर डेविड, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बाज़ औक़ात एक एक लम्हा अहम होता है। वो बोला, आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर अली, लेकिन इस मसले का क्या हल हो सकता है? मैंने कहा, इसका वाहिद हल यह है कि तुम यहाँ मौजूद अपने तमाम अफराद के बारे में तफसीलात मुझे फराहम कर दो। क्या ऐसी कोई फहरिस्त है जिस पर एक नज़र डालकर हर फर्द के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएं? वो बोला, बिल्कुल मिस्टर अली, और मैं वो फहरिस्त आपको फराहम कर दूंगा ताकि आप बवक्त ज़रूरत सिर्फ हमें नामों से मुत्तला करके अपने मतलूबा अफराद तलब कर सकें। डेविड ने कमरे से फ़ोन करके अपने तमाम अफराद की फहरिस्त वहीं तलब कर ली। मैंने उस फहरिस्त पर एक नज़र डाली, उसमें तमाम मालूमात मौजूद थीं। मैंने वो फहरिस्त एहतियात से ब्रीफ केस में रख दी। मैंने कहा, अब तुम चले जाओ डेविड, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुमसे रब्ता कर लूँगा। मैं जनरल टेरिस को फ़ोन करने जा रहा हूँ। मेरा क़याम टेरिस महल में ही रहेगा, इसलिए मेरी पोजीशन बहुत नाजुक होगी, लिहाजा कितनी ही अहम बात क्यों ना हो और उसका मेरे इल्म में आना कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, तुम मुझसे राब्ते की कोशिश नहीं करोगे। जरा सी बेहतियाती से जनरल टेरिस मशकूक हो सकता है, और अगर वो एक बार मेरी तरफ से मशकूक हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और हम एक नाकाबिल तलाफी नुकसान से दो चार हो जाएंगे। डेविड ने उठते हुए कहा, मैं समझता हूँ मिस्टर अली, बेफिक्र रहिए, हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। डेविड के जाने के बाद मैं निकिता की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या ख्याल है, टेरिस महल तुम फोन करोगी या मैं करूंगा? निकिता ने बड़े एतमाद से कहा, मैं किए देती हूँ, और वो उठकर फोन के करीब आ गई। उसने रिसीवर उठाया और ऑपरेटर को फोन नंबर मिलाने की हिदायत की। मैंने हैरान होकर कहा, ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? ये तो टेरिस की ख्वाबगाह का नंबर है। निकिता ने हंसकर कहा, तुम अब भी ये सवाल कर रहे हो? अब तक तो तुम्हें हमारी वसी मालूमात का आदी हो जाना चाहिए था। मैं जवाब में सिर्फ सर हिलाकर रह गया। वो ठीक कह रही थी, इन लोगों की मालूमात निहायत वसी और हैरान कुन थी। जजीरे पर मैं इसके कई नमूने देख चुका था। तहजीब का रोल करने के लिए निकिता को 6 माह की तरबियत दी गई थी। 6 माह बहुत होते हैं। मालूम नहीं निकिता को किस किस तरह तरबियत दी गई होगी और क्या क्या मालूमात अजबर करा दी गई होंगी। चंद सेकंड के अंदर अंदर ऑपरेटर ने फोन नंबर मिला दिया। निकिता ने बड़े एतमाद से रिसीवर थाम कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनकर वो हंसी। बोली, अरे नहीं कहती, तुम्हें तो मालूम है हम लोग बाज़ औक़ात हंगामी हालात से दो चार हो जाते हैं। निकिता तहजीब के लबो लहजे की बड़ी कामयाबी से नकल उतार रही थी। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोली, तफसीलात तुम्हें अली बताएंगे। मैंने रिसीवर लेकर हेलो कहा और मेरी आवाज़ सुनकर कैथी ब्राउन ने शिकायत के दफ्तर खोल दिए। बोली, तुम लोगों का कहीं कोई पता भी है? तुम्हें मालूम है मैं और जनरल तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। गालिबन यही बातें उसने निकिता से भी कही थी, जिनके जवाब में निकिता ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैंने कहा, मुझे अंदाजा है डियर कैथी, लेकिन फोन पर ज्यादा तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। ये बातें तो मुलाकात होने पर ही हो सकेंगी। कैथी ब्राउन ने बेताबी से कहा, मुलाकात कब होगी? तुम कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने कहा, हम लोग गोइटे हिल पहुंच चुके हैं और बस तुम्हारे पास आने के लिए रवाना होने ही वाले हैं। कैथी ब्राउन हैरान रह गई। बोली, तुम यहीं गोइटे हिल से बात कर रहे हो? क्या तुम एयरपोर्ट से बात कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, हम लोग एक होटल में मुकीम हैं।
मुझे मालूम था कि होटल में क़याम की खबर सुनकर कैथी बरहम हो जाएगी, और वही हुआ जिसका खतरा था। वो बोली, तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर होटल में क़याम करने की क्या जरूरत थी? कैथी के लहजे से शदीद नाराजगी झलक रही थी। बोली, तुम मुझे होटल का नाम और कमरे का नंबर बताओ, मैं खुद तुम्हें लेने आ रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है कैथी, हम आध घंटे के अंदर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। वो बोली, अगर इससे मुझे तकलीफ होती तो तुम्हारे यहाँ आने से इस तकलीफ में और इजाफा हो जाएगा। बेहतर यह है कि तुम यहाँ ना आओ, वहीं होटल में ही रहते रहो। मैंने हंसकर कहा, ओहो, तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। खैर, होटल का नाम और कमरे का नंबर नोट करो। मैंने उसे दोनों चीजों से आगाह करके फोन बंद कर दिया। निकिता ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो अली कि तुम्हें ऐसे जाननिसार दोस्त मैसर हैं। मैंने कहा, मेरी इससे भी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मैंने अपनी मंजिल का सुराग पा लिया है, वरना मैं एक गुमराह कुन नजरिए के पीछे ही दौड़ता रह जाता और मुझे कभी मंजिल न मिलती। कैथी ब्राउन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे कमरे तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक देने तक की जहमत महसूस न की और सीधा अंदर घुसती चली आई। उसके इस कदर जल्दी यहाँ पहुंचने का मतलब ये था कि वो फोन बंद करते ही टेरिस महल से निकल गई थी। वैसे भी होटल से टेरिस महल ज्यादा फासले पर नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही कैथी और निकिता बगलगीर हो गईं। निकिता ने उसी अंदाज में गर्मजोशी का इजहार किया था जिस अंदाज में तहजीब गर्मजोशी का इजहार किया करती थी। निकिता ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, तुमने कमाल कर दिया, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गईं? कैथी ने हंसते हुए कहा, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। सिक्योरिटी वाले मुझे गोइटे हिल की सड़कों पर तलाश करते फिर रहे होंगे। मैंने मजाही अंदाज में कहा, तुम पहले के मुकाबले में कुछ मोटी हो गई हो। सुना है मोटे लोगों में कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है। वो बोली, तुमसे तो मैं बाद में अच्छी तरह निपटूंगी अली, बरसों बाद तुम्हारी सूरत देखने को मिली है। मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा, अल्लाह खैर करे, मालूम नहीं अब मेरे साथ किस किस्म का सलूक हो। वो बोली, जनरल भी तुम्हारी वजह से परेशान थे, अब हम सारी कसर निकाल लेंगे, 6 माह तक तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। मैं वाकई घबरा गया। कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। निकिता ने कहा, यह तो वाकई बहुत लंबी सजा हो जाएगी कैथी, मैं तुमसे सजा में तखफीफ की दरखास्त करूंगी। वो बोली, मुकद्दमा बाद में निपटाया जाएगा, फिलहाल तो सामान समेटो और मेरे साथ चलो। कैथी ब्राउन बगैर किसी हिफाजती दस्ते के चली आई थी। जिस कार में वो आई थी उसका ताल्लुक टेरिस महल से तो था, मगर उस पर नंबर प्लेट प्राइवेट थी। लेकिन इससे क्या होता है, वो गोइटे हिल की खातून अव्वल थी और लोग उसे पहचानते थे। अगरचे ये एक बड़ा होटल था, लेकिन उसके बावजूद लोग जमा हो गए थे। होटल की इंतजामिया को मेरे और जनरल टेरिस के ताल्लुकात का इल्म था, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। कमरे से बाहर निकलते ही हम लोगों के हुजूम में घिर गए। होटल की मुख्तलिफ मंजिलों से लोग अपने मुल्क की खातून अव्वल की आमद की इत्तला पाकर हमारे कमरे के सामने राहदारी में जमा हो गए थे। इतनी जगह भी नहीं बची थी कि हम लिफ्ट तक ही पहुंच सकते। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस वक्त कैथी के पास जवाब देने का मौका नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गई। होटल की इंतजामिया इस सूरत हाल पर बौखला गई थी। बहरहाल उन्हें जल्द ही होश आ गया और उनकी पूरी सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई। ये वही सिक्योरिटी फोर्स थी जिसका चीफ डेविड रेयान था और सबके सब यहूदी थे। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन के जानी दुश्मन थे, मगर उस वक्त कैथी ब्राउन की हिफाजत करने पर मजबूर थे। जनरल मैनेजर खुद दौड़ा चला आया और कैथी ब्राउन को रुखसत करने के लिए कार तक आया था। ब्रीफ केस मेरे हाथ में था, जबकि मेरे और निकिता के सूटकेस पोर्टर ने पहुंचाए थे। कार में बैठने से कबल ही मैंने परेशानी जाहिर करते हुए जनरल मैनेजर से कहा, ओह, इस अफरा तफरी में हिसाब होने से रह गया। कैथी ब्राउन ने कहा, तुम हमारे मेहमान हो अली, होटल का बिल हम अदा कर देंगे। जनरल मैनेजर ने कहा, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं योर हाइनेस। ये हमारे होटल की खुशकिस्मती है कि मिस्टर अली और मैडम तहजीब ने क़याम के लिए हमारे होटल का इंतखाब किया। कैथी ब्राउन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसने मुझसे कहा, तुम कह रहे थे कि मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मैं इस तरह ना आती तो फिर और किस तरह आती? तुम तो छलावा बने हुए हो। अगर मैं जरा सा भी वक्त जाया करती तो मालूम नहीं फिर कब तुम्हारी आवाज सुनने को मिलती। मैंने कहा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कैथी, मैंने जब भी वादा किया तुम लोगों से जरूर मिला। वो बोली, मसलन तुमने इराक से हमें फोन किया कि गोइटे हिल आने वाले हो, फिर तुमने एयरपोर्ट से फोन पर मुझसे बात की, मगर ये नहीं बताया कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो। मैं यही समझती रही कि तुम अभी तक इराक में ही हो। तुमने तासुर ही ऐसा दिया था और उसके बाद इस तरह गायब हुए कि हजारों कोशिशों के बावजूद तुम्हारा कोई सुराग न मिल सका। मैं हंसने लगा। कहा, हाँ, ये एक वादा खिलाफी तो मुझसे हुई, जो कुछ भी हुआ वो किसी मजबूरी की वजह से हुआ। इसका ये मतलब तो नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। निकिता ने हंसते हुए कहा, कैथी हमसे बहुत ज्यादा नाराज मालूम होती है। कैथी ने कहा, जनरल टेरिस तुम लोगों से बहुत खुश हैं।
उनसे मुलाकात होने पर तुम्हें इसका अंदाजा होगा। मैंने चौंक कर पूछा, अरे तुमने ये तो बताया ही नहीं कि जनरल कहाँ है। वो बोली, तुमने पूछा ही कब? जब तुम्हारा फोन आया उस वक्त वो महल में मौजूद नहीं थे। मुमकिन है अब वापस पहुंच चुके हों। कैथी का अंदाजा दुरुस्त था। कार से उतरते ही जनरल ने हमें आ लिया। शायद वो कैथी ब्राउन का इंतजार कर रहा था। जनरल मुझसे लिपट गया, बोला, तुम कहाँ गायब हो गए थे मेरे अजीज दोस्त? कम से कम फोन पर ही मुत्तला कर दिया करो कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। कैथी ने शिकायती लहजे में कहा, ये दोनों ही बेमुरव्वत हो गए हैं। न अली ने फोन किया और ना ही तहजीब ने ऐसी कोई जहमत की। जनरल टेरिस बोला, तुम भी शिकायत के दफ्तर खोल कर बैठ गई? अरे भाई, ये दोनों थके हुए होंगे, पहले इनकी कुछ खातिर तवाज़ो तो कर लो, बाद में शिकवे शिकायतें भी होती रहेंगी। कैथी ने कहा, आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं इन लोगों को कहां से लेकर आ रही हूं। जनरल चौंक पड़ा। उसने हैरत से कहा, एयरपोर्ट के अलावा और कहां से लेकर आ रही हूं? कैथी बोली, यही तो बात है, ये लोग कल से यहाँ आए हुए हैं और होटल में ठहरे हुए थे। जनरल ने मुझसे कहा, क्या कैथी का बयान दुरुस्त है? अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझसे कैथी ब्राउन के बयान की तरदीद सुनना चाहता हूं। मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ कैथी दुरुस्त कह रही है जनरल, मुझे इसका अफसोस है, लेकिन जनरल ने हाथ उठाकर कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है अली, मुझे यकीन है कि किसी बहुत बड़ी मजबूरी के बायस ही तुम होटल में ठहरे होगे। मैं तुम्हारी तरफ से बदजन नहीं हो सकता। आओ पहले नाश्ता कर लें। मैंने फातिहाना अंदाज में कैथी की तरफ देखा, कहा, देखा दोस्त ऐसे होते हैं। वो बोली, हाँ तुम्हारी दोस्ती तो सिर्फ जनरल से ही है, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं। मैंने हंसकर कहा, नहीं नहीं ये बात नहीं है, लेकिन तुम यकीन की उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकी जहां तक जनरल की रसाई हो चुकी है।